गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे नेशनल इनकम का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेशनल इनकम के दो बेसिक कंसेप्ट से हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर लिया था कि नेशनल इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम को एक तो हम चेकआउट करते हैं और उसके लिए नॉर्मल रेजिडेंट को करते हैं, ठीक है। और आज इस पूरे चैप्टर में से कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैक्रो में पूरी बुक में से बात करें तो ये नेशनल इनकम का चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके हर एक कंसेप्ट को आपने ध्यान से स्टडी करना है। तो फॉर्मूलेज मैं आज एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आपको ये फॉर्मूलेज जो है वो लर्न करने हैं, समझ के लर्न करने हैं, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर जो है वो इजी लगे। नेशनल इनकम में हमने बात करी थी कि नेशनल इनकम क्या होता है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम फैक्टर इनकम को जोड़ लेते हैं, सम कर लेते हैं, और ये फैक्टर इनकम क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को जो भी पेमेंट मिलती है वो हमारी फैक्टर पेमेंट कहलाती है, राइट। और ये पेमेंट्स हमने कलेक्ट तो करनी है, एडिशन करनी है, बट सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट पर्सनस की ही करनी है, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स को अगर हम ले लेते हैं कि ये बंदा नॉर्मल रेजिडेंट में गिना जाता है तो उसकी फैक्टर इनकम लेनी है। अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है तो हमने नहीं लेनी। उन सबको प्लस करके नेशनल इनकम कहलाता है। आज इसके साथ एक और टॉपिक जुड़ गया है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम, इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इट मीन्स क्या हो गया, इन दोनों के डेफिनेशंस में क्या फ़र्क है। बेसिकली यहाँ पे भी हम सम टोटल किसका लेते हैं, फैक्टर इनकम का। सेम वही सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम हम ले रहे हैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमने कमाया है। अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी, मैंने यहाँ पे ये वर्डिंग स्पेशल लिखी है तो इसको ही मेन फोकस करना है। डोमेस्टिक मतलब हमारी, जैसे इंडिया है तो हमारी इंडिया की जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर अंदर जितना भी हमने पैसा कमाया है, इनकम कमाई है, किसके थ्रू, फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो वो जो पैसा कमाया है वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन्स ने भी कमाया हो सकता है, या बाहर से कुछ पर्सन्स इंडिया में आके काम करते हैं, कनाडा से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बट वो इंडियंस तो नहीं होंगे ना, उनको एनआरआई बोलते हैं। वो पर्सन्स जो जहाँ पे आए हैं, काम कर रहे हैं, बट पैसा उन्होंने भी कमाया है। कहाँ पे, हमारी टेरिटरी के अंदर बैठ के, हमारे इंडिया की चार दीवारी के अंदर बैठ के उन्होंने पैसा कमाया है, ठीक है। तो इट मीन्स हम उसको क्या करेंगे, जब डोमेस्टिक इनकम काउंट करनी है तो हमने नॉर्मल और जो नॉन रेजिडेंट है दोनों की इनकम को प्लस कर लेते हैं, ताकि हम ये चेकआउट कर सकें कि डोमेस्टिक इनकम उन्होंने कितना, हमारी इकॉनमी ने, हमारी इंडिया ने पैसा कमाया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रफली से एक ड्रॉ किया है इंडिया की मैप को। जैसे इसमें हम नज़र आ रहा है कि बाउंड्री, तो इसके अंदर बैठ के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लियर, उसमें कुछ तो नॉर्मल रेजिडेंट हैं। नॉर्मल रेजिडेंट हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, जो किसी भी कंट्री में रहते हुए उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया हो और उसका पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री से रिलेटेड हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट एंड, अगर तो हमसे नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, फिर तो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई हुई इनकम को लेना है, तो वो नेशनल इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने डोमेस्टिक इनकम की बात करनी है तो हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं, जो बाहर से आए हैं लेकिन हमारे इंडिया की टेरिटरी के अंदर बैठ के ही वो भी काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, डोमेस्टिक इनकम। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको आगे चलते हैं कि क्या जो हमारे इंडिया की ये चार दीवारी हम बात कर रहे हैं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं रियलिटी के अंदर, और कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड होता है। वो चीज़ क्या होती है कि जो हमारे इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर आता है वो सारा पोर्शन हमने लेना है। अब इसके लिए एक मैंने वर्डिंग लिखी है, उसको समझो। फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया।
अब बाहर की कोई एम्बेसी है, कनाडा की कोई एम्बेसी है और इंडिया में उसका जो है लोकेशन है, इंडिया में हमने उसको एम्बेसी एक खोली हुई है, तो क्या हमने उसको इंडिया का ही टेरिटरी के अंदर मान लेना है क्योंकि वो इंडिया के अंदर बैठ के है? नहीं, ऐसी कोई भी एम्बेसी अगर खुलती है जिसके ऊपर मेन पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है उसकी कंट्री का होगा, ठीक है, यानी कि अगर उन्होंने एम्बेसी इंडिया के अंदर खोली है कैनेडियंस ने, तो ये वाला जो है कुछ भी लिखा लो, यूएसए ने किसी ने भी खोली है, तो इसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंट्रोल है वो उनकी यूएसए की पॉलिटिकल पार्टी का होगा। हमारे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, चाहे वो लोकेटेड इंडिया के अंदर ही है। तो इसलिए हम उसको इंडिया में रहने के बावजूद भी, एम्बेसी इंडिया में लोकेशन होने के बावजूद भी, लोकेट होने के बावजूद भी हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं गिन सकते। इसलिए आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि हमारे जो गवर्नमेंट है उस पर किसका रोल जो है उसके ऊपर है। यहाँ पे यूएसए की गवर्नमेंट का कंट्रोल है एम्बेसी के ऊपर, तो हमारा बीच में कोई रोल है ही नहीं। ऑन द अदर साइड इंडियन एम्बेसी, हमारे इंडिया की कोई एम्बेसी लोकेटेड है अब्रॉड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पे भी हमारी लोकेटेड हो सकती है, पाकिस्तान में, जर्मनी में, जापान में, कहीं पे भी, आर अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो तब भी हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकली टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो भी हमारा ये टेरिटरी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी वो होती है जिसमें ज्योग्राफिकल टेरिटरी वाइज कंट्रोल किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की, विद इन विच, कौन से गवर्नमेंट की, जहाँ पे जिसके अंदर उसके पर्सन्स भी आते हैं, चीज़ें भी आती हैं और कैपिटल भी, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर रहने वाले सभी लोगों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट कंट्रोल है, पैसा जो है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इसीलिए हमारी एम्बेसी जो बाहर की कंट्री में इस्टेब्लिश है, वहाँ पे लोकेटेड है, तब भी वो हमारे ही पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में आती है, तो इसीलिए हम इसको काउंट करते हैं कि वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। इन चीज़ों को भी साथ में आपने लेना है। तो हमारे इस चीज़ के अलावा जो बाहर की चीज़ें हैं वो भी इसी का ही पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्लियर। अब दोबारा आते हैं नेशनल इनकम के ऊपर। हमने कहा था कि सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाया हुआ पैसा जोड़ लो तो वो नेशनल इनकम होता है। तो नेशनल इनकम भी सिर्फ इतना ही होता है? नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ये तो समझ में आ गया कि ये बाउंड्री के अंदर बैठ के जो लोग हैं पैसा कमा रहे हैं वो तो नॉर्मल रेजिडेंट चलो हैं, इनको छोड़ के नॉर्मल रेजिडेंट है। लेकिन आपने सोचा कि बार हमारे जो पर्सन्स हैं वो बाहर की कंट्री में जाके भी पैसा कमाते हैं, यूएसए में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, नॉर्मली हम कहते नहीं हैं पाकिस्तान में बैठे हैं, चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, ठीक है, और जापान में है, कहीं पे भी हम लगा लो, इन सभी जगहों के ऊपर बैठ के अगर वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वर्किंग हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उनका कमाया हुआ पैसा हमारे इंडिया की फैक्टर इनकम में ही इन्वॉल्व किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, चाहे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो हमारे ही पर्सन्स हैं, तो उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट गिनते हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाहर गए हैं, कंपनी वालों ने उनको बाहर भेज दिया, ठीक है, वो बाहर जाके सेट हो गए हैं, वहाँ पे उनका कंपनी की तरफ से जॉब करी जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो इट मीन्स क्या हो गया, वो पर्सन्स के द्वारा कमाया हुआ पैसा हमारे ही फैक्टर इनकम में जुड़ेगा। जब हमारी फैक्टर इनकम में जुड़ जाएगा तो वो हमारी ही नेशनल इनकम में भी जुड़ गया। क्लियर। इसी तरह से नेशनल इनकम के टाइम पे हमने जो नॉन रेजिडेंट पर्सन्स हैं उनको इग्नोर करना है। तो नॉन रेजिडेंट ने भी तो यहाँ बैठ के पैसा कमाया है, बट उनका पैसा उनकी कंट्री में जाके जुड़ेगा। यूएसए वाला बंदा यूएसए की इनकम में जाके अपना फैक्टर इनकम में पैसा जुड़ेगा, इसका कंसीडर पाकिस्तान में होगा, दूसरे वाले का जापान में होगा, तो उतने रेजिडेंट्स के द्वारा कमाए हुए पैसे को हम लेस कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा इस तरह से बन जाएगा, बाहर से जो हमारे लोग हैं उनको हमने फैक्टर इनकम में पैसा लाके जोड़ना है, जो हमारे यहाँ पे एनआरआईज बैठे हुए हैं उनके द्वारा कमाए हुए पैसे को हमने लेस कर देना है, तब जाके हमारे पास एक्चुअल नेशनल इनकम की वैल्यूएशन होगी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं टॉपिक को।
कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। हमें ये तो समझ में आ गया कि डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। डोमेस्टिक इनकम सिंपल सा हिसाब है कि सारे लोगों के द्वारा कमाई हुई इनकम को प्लस कर दो, चाहे वो हमारे हैं चाहे बाहर के हैं, सिंपल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम से हमें नेशनल इनकम बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है जो हमें माइंड में रखना है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर से एक बार फॉर्मूले के तौर पे हम इसको दोबारा लिख रहे हैं। इसमें हम लेते हैं डोमेस्टिक इनकम, पहले आते हैं इस फॉर्मूले पे, है तीनों सेम ही, बट मैं इजी टू इजी फिर ऊपर की तरफ जाती हूँ। डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो यूएसए में बैठा है हमारा पर्सन, उसकी भी इनकम यहाँ पे लाके जोड़ दो, एनुअल इनकम, और जो जापान में बैठा है उसकी भी लाके जोड़ दो। तो ये क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो जो पैसा आ रहा है उनको जोड़ दो, जोड़ दिया डोमेस्टिक इनकम के अंदर। माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड मतलब जो लोग यहाँ पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं लेकिन हमारी कंट्री के नहीं है, उनके पैसे को बाहर जाने दो उनकी कंट्री में। तो बाद में क्या बच गया, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में बाहर वालों से और पैसा आया वो जोड़ दो, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स में ही है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर नॉन रेजिडेंट भी ऐड है, तो नॉन रेजिडेंट को बाहर कर दो, सिंपल। तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। अब इसी को थोड़ा सा और तरीके से भी देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे लिखा होता है। डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। तो कई बार इस फॉर्म में लिखा जाता है कि फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट ने कमाया है बाहर की कंट्री में बैठ के, ठीक है, तो वो यहाँ पे लाके प्लस कर दो इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वी वांट टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम ऑफ अवर इकोनॉमी। तो अगर हमें नेशनल इनकम पता करना है तो सारे रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई हुई फैक्टर इनकम को हमें लेना पड़ेगा। तो हमने बाहर वालों को भी बीच में ऐड कर लिया, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स भी हो गए, बाहर वाले भी हो गए। लेकिन डोमेस्टिक के अंदर कुछ नॉन रेजिडेंट्स भी होते हैं, तो उनका पैसा हमने बाहर ही भेजना है। तो फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे टेरिटरी में बैठ के कमाते हैं तो उनको लेस कर दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, नॉर्मल प्लस नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट वालों को माइनस कर दो और सिर्फ अपने वालों को प्लस कर दो। किसके अंदर, इस डोमेस्टिक के अंदर, डोमेस्टिक इनकम में, क्लियर। तो डोमेस्टिक इनकम में सारे हैं, तो अपनी और ले आओ, बाहर वालों को भेज दो, तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। फिर से अब इसको और तरीके से भी कैसे लिखा जाता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल इनकम। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कई बार आपको सीधा नेट वर्ड के साथ ही क्वेश्चन में दे दिया जाता है। नेट मतलब कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सिंपल, तो वो नेट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नेट हम कहते हैं ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, नेट निकाल दो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, सिमिलर वैसा ही। जैसे हमने बाहर से हमारा पैसा जो आया है वो सपोज कर लो 20,000 आया है, ठीक है, हमारे बाहर लोग बैठे थे, उन्होंने 20,000 अमाउंट हमें भेज दी, और जो इंडिया में बाहर के लोग बैठे हुए हैं उनका पैसा हमने निकाल के उनकी कंट्री में भेज देना है, यानी कि 10,000 उन्होंने कमाया था टू अब्रॉड, तो हमने वापस कर दिया। तो नेट कितना बचा हमारे पास, 10,000। तो हम यहाँ पे 10,000 भी लेके एंट्री कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा नेशनल इनकम। या तो आप पहले डोमेस्टिक इनकम में 20,000 जोड़ो और माइनस कर दो 10,000, तब भी क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। या इसको रफ में पहले नेट निकाल लो। ये नेट में यहाँ पे समझाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आगे एग्जाम्पल आएंगे उसमें कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये पहले से ही नेट निकाल के रखा हुआ है। कई बच्चे सोचते हैं अच्छा फ्रॉम अब्रॉड है, इसको सीधा 20,000 ये 10,000 को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या दिया है, नेट दिया है, फ्रॉम दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस करना है 10,000 को, नेट दिया है, 2 दिया है साथ में, तो माइनस करना पड़ेगा 2, मतलब उस टाइम हमारी ये फिगर नेगेटिव होगी, हो सकता है नेगेटिव होगी, मतलब जो बाहर से आने वाला पैसा था वो सिर्फ 10,000 था, हमारे यहाँ से जाने वाला पैसा 20,000 था, तो हमारे यहाँ से कितने का नुकसान हो गया, 20,000 बाहर जा रहा है, तो वही हो गया टू अब्रॉड। तो उस टाइम आपको क्वेश्चन में वर्डिंग दी होगी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो माइनस वाले केस में, क्लियर। तो आपको ये सारे कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएंगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर आओगे। तो ये तीनों का मतलब यही है, डोमेस्टिक इनकम है सारे लोगों की इनकम, उसमें नेशनल इनकम बनाना हो तो अपने लोगों की इनकम को प्लस कर दो, जो बाहर हैं
से आए हुए बंदे हैं, यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं हमारी टेरिटरी के अंदर बैठ के, उनकी इनकम को माइनस कर दो तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नेशनल इनकम के कंसेप्ट पे पहुँच जाएंगे। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। और ये मेथड नहीं है अभी नेशनल इनकम को काउंट करने का, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मूला भी हमने बताया है कि फैक्टर इनकम को प्लस कर दो। आगे वाले चैप्टर के अंदर हम यही रीड करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम फैक्टर इनकम को प्लस करेंगे। 3 मेथड्स हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि फैक्टर इनकम जो हमने सम करने को बोला है, प्लस करने को बोला है, वो करेंगे कैसे। इसके लिए फर्दर 3 मेथड्स जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है। ये जस्ट बेसिक एग्रीगेट्स हैं कि हमने कैसे कैसे इस मेथड को आगे लेके जाना है। क्लियर। एक तो ये फॉर्मूला है, अपने माइंड में रखना है, डोमेस्टिक टू नेशनल बनाने के लिए क्या करना है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है वो हमारा आता है कि आज फॉर्मूले से हैं इसलिए ध्यान से करने हैं सारे के सारे। ग्रॉस नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेट प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होते हैं, एक तो ग्रॉस कंसेप्ट होगा और एक नेट। इसमें क्या करना है, अभी तक हमने लास्ट चैप्टर के अंदर थोड़ा सा किया था कि ग्रॉस से नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पे किस चीज़ की जरूरत होती है, डेप्रिसिएशन की। वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूले लिख लिख के करेंगे कि जैसे हमारा फॉर्मूला है सबसे पहले जीडीपी, तो जीडीपी को हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, जीडीपी से हमने नेट बनाना है, तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, तो वो बन जाएगा एनडीपी। अब ये क्या है, जीडीपी क्या है, जीडीपी मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो जीडीपी है। ठीक है, ये आप 10th में से पढ़ते आ रहे हो कि जीडीपी क्या होता है, टोटल जितनी भी आइटम प्रोड्यूस हुई हैं छोटी बड़ी सबको प्लस कर दो तो इतना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल इतना हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे टेरिटरी में प्रोड्यूस किया गया है। अब इसमें से बनाते हुए कुछ डेप्रिशिएट भी होता है, कुछ चीज़ें हमारी ख़त्म भी हो जाती हैं, बनते बनते ही ख़राब हो जाता है, तो उसको लेस कर दो। एक्चुअल में कितना एनडीपी हमने क्रिएट किया वो हो गया जो हमें इनकम देने वाला है, सही मायने में एनडीपी। क्लियर। तो एक तो फॉर्मूला फर्स्ट यही बन गया कि अगर आपको जीडीपी से एनडीपी बनाने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है कि मैम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो बन जाएगा एनडीपी। वेरी क्लियर। इसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं। जीडीपी जो होता है वो 2 पॉइंट से हम ले लेते हैं कि जीडीपी को या तो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ही हम बेचते हैं, ठीक है, या फिर जीडीपी को मार्केट कॉस्ट के ऊपर हम बेचते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर। हम यहाँ पे इसको डिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे फॉर्मूले एक ही पेज के ऊपर हम उसको सॉल्व कर सकें। अब ये जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है। जैसे कि हमने प्रोडक्शन किया, हम छोटी सी अमाउंट लेके चलते हैं, 10,000 का हमारा टोटल प्रोडक्शन के लिए पैसा लगा, तो अगर तो हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ही 10,000 का बना था 10,000 का ही सेल कर दिया, वो हो जाता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ही हमने चीज़ को बेच दिया। ठीक है। एक होता है मार्केट प्राइस के ऊपर चीज़ को बेचेंगे, हमने बनाई थी चीज़ 10,000 में लेकिन बेच रहे हैं 12,000 में, तो हम कहते हैं कि मार्केट का प्राइस कितना रख दिया हमने चीज़ का, 12,000, तो यानी कि 2,000 हमने ज़्यादा कमा लिया। वो 2,000 क्यों बढ़ गया था, क्योंकि सरकार भी ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जितनी चीज़ आपने अपना तो प्रॉफिट निकाल लिया, आपने वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट भी बीच में आ गया ना फैक्टरिंग कॉस्ट के, क्योंकि प्रॉफिट तो प्रोड्यूसर ने कमा लिया, फैक्टर कॉस्ट पे हो गया, बट हमने भी तो कुछ कमाना है, तो गवर्नमेंट कहती है कि इनडायरेक्ट टैक्स और लगाओ, इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ ताकि वो पैसा हम भी कमाएं, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है हमारा भी तो कीमत बीच में रखो। ठीक है, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा देती है तो वो टैक्स के बिहाफ के ऊपर चीज़ का रेट बन जाता है, वो कहलाता है मार्केट प्राइस। हो गया क्लियर। तो आपके लिए ये फॉर्मूला बन गया कि जीडीपी एफसी से अगर आपको एमपी जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स को जोड़ दो, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा जब प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसमें बॉटल्स के ऊपर जो हम कोई भी ले लो, कोई सैशे लेते हैं, कुछ भी लेते हैं हम प्रोडक्ट, है ना, उसके ऊपर लिखा जाता है कि इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो इंक्लूड टैक्स करके जो रेट होता है वो कितना बन जाता है, वो उसका कीमत दी होती है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो यही टैक्स होता है। अब हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स तो नहीं लगाती गवर्नमेंट, कई जगह पे सब्सिडीज भी देती है। ठीक है, तो जब सब्सिडी देती है मतलब रियायत करना, कुछ कंसेशन दे देना, तब कीमत थोड़ी कम हो जाती है, तो हम कहते हैं उसको सब्सिडीज देना, सब्सिडीज। तो ये 2 कंसेप्ट हैं, दोनों को अप्लाई करना पड़ता है
तब आपका मार्केट प्राइस बनता है। अगर तो टैक्स है तो टैक्स हमारी कीमत को बढ़ा देता है, और अगर सरकार ने थोड़ी रियायत कर दी है तो उसको बोलते हैं सब्सिडीज, तो वो कॉस्ट को कम कर देती है। किसकी कॉस्ट को? ये मार्केट प्राइस को। फिर थोड़ी चीज़ सस्ती बन जाती है। तो हमने जीडीपी के अंदर हर एक प्रोडक्ट लिया है, तो कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता है और कुछ चीज़ों के ऊपर सब्सिडीज। तो अगर सब्सिडीज होगा तो माइनस करना है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स हुआ तो ऐड करना है, और इन दोनों को करके क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी। सेम अगर एनडीपी वाले केस में हो तो एनडीपी भी वही चीज़ है। एनडीपी दो तरीके से होता है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी मार्केट प्राइस। क्लियर? तो अगर ये चीज़ है तो इसके लिए भी वही कंसेप्ट है कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से एफसी से एमपी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा जो अभी हमने ऊपर लिखा था जीडीपी वाले केस में। इसके अंदर भी इनडायरेक्ट टैक्स अगर आ जाता है, सरकार ने टैक्स लगाया है तो वो जोड़ दो, माइनस कर दो सब्सिडीज, अगर सरकार ने सब्सिडीज दी है तो वो माइनस कर दो, तो आप ऑटोमेटिकली एनडीपी एमपी के ऊपर पहुंच जाओगे। ये एफसी से एमपी बन जाता है। ऊपर वाली वर्डिंग तो सेम ही है, एनडीपी एनडीपी। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, दो फॉर्मूले अभी तक हमने किए हैं। क्या? एक तो जीडीपी से एनडीपी कैसे बनाना है? डेप्रिसिएशन को लेस करके। अच्छा, जीडीपी एफसी से एमपी कैसे बनाना है? टैक्स हुआ तो जोड़ दो, सब्सिडीज हुई तो लेस कर दो। क्लियर? अब एक पॉइंट और है, नेट वाला। नेट का मतलब क्या होता है कि ये जो इनडायरेक्ट और सब्सिडीज को हम ऊपर जाके लेस कर रहे हैं, अगर हमें क्वेश्चन में आ जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही ये है कि इन्होंने पहले ही टैक्स में से सब्सिडीज को लेस करके जो बता दिया। ठीक है, यहाँ पे टैक्स माइनस सब्सिडीज पहले से ही कर दी। जैसे कि हमने फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, 10 रुपये का टैक्स था और 5 रुपये सब्सिडीज, तो नेट कितना बचा? 5। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाली वर्डिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तब फॉर्मूला क्या हो जाता है? जीडीपी एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर प्लस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स से क्या बन जाएगा? जीडीपी एमपी। अब ये प्लस कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? प्लस ही तो आएगा, टैक्स ज्यादा है, सब्सिडी कम है, तो पॉजिटिव में आ रहा है तो प्लस कर दो। अगर ये आंसर निकल दो नेगेटिव में आ गया तो माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है, क्योंकि लिखा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि टैक्स में से सब्सिडी लेस करनी है। तो टैक्स 10 में से -5 है तो 5 ही आया, प्लस ही हुआ है। तो हमने जीडीपी एफसी, इसीलिए कई बार ये वाली वर्डिंग भी आती है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चे पूछते हैं मैम सब्सिडीज तो दिया ही नहीं। सब्सिडीज को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया हमारे पास जब नेट वर्डिंग आ जाती है, इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है या खाली इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, ये आपको पेपर के अंदर क्लियरली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। अगर एनडीपी वाले केस में आ जाए, एनडीपी एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख देते हैं हम, तो वो क्या बन जाएगा? नेट एनडीपी एमपी बन जाएगा। ठीक है, जितना भी अभी हमने किया है, ये दो फॉर्मूलेस हो गए हमारे। तो अब हमें यहाँ पे समझ आ गया कि जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस, और एन का मतलब क्या होता है? नेट। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ता है। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस होता है। एफसी से मार्केट प्राइस जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना होता है, सब्सिडीज को माइनस करना होता है। अगर नेट में दे रखा है तो एफसी के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दो और आप एमपी के ऊपर पहुंच जाओगे। ये दो फॉर्मूलाज हमने कवर किए हैं दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो एनडीपी की फॉर्म में है चाहे वो जीडीपी की फॉर्म में है। इसके बाद हमारा फॉर्मूलाज आता है थर्ड वाला। उस केस में क्या होता है? आपको आ जाता है कि जो जीडीपी की बात कर रहे हो, जीडीपी मतलब डी, डोमेस्टिक। ठीक है, ये जो डोमेस्टिक की बात कर रहे हो, आपको इसको किस में बनाना है? आपको इसको एनएनपी में बनाना है। जीएनपी हम पहले यही लेते हैं। ठीक है, जैसे ग्रॉस तो ग्रॉस ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको डी को एन में बनाना है तो क्या होता है? अब इसका मतलब डोमेस्टिक, अंदर वाले डी का मतलब डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक। और जो अंदर की तरफ सेंटर में एन पड़ा होता है उसका मतलब होता है नेशनल। तो आपको सिंपल बात समझ में आ गई। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, जीडीपी अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें
हमने क्या करना है, फ्रॉम जो इनकम है अब्रॉड वो प्लस कर दो, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो हमारी आई है वो प्लस कर दो। ओके, और उसके बाद क्या लेस करेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो लेस कर दो। तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो डोमेस्टिक है वो क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। सिंपल हो गया। ये क्या फॉर्मूला हो गया हमारा तीसरा, जो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर देता है। अब हम यहाँ पे भी वही चीज लिखते हैं कि अगर एनडीपी दे रखा है और उसको हमने डी को एन में कन्वर्ट करना, ये एन तो है ही है पहले, क्योंकि ये डेप्रेशन की वजह से एन हो गया था हमारा चेंज, तभी हम क्या करेंगे, एनडीपी तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, प्लस फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये प्लस कर देंगे, माइनस से करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एनएनपी। अब इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं हमारा छोटी सी, कि जैसे एग्जांपल के अंदर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा कि हमें दे रखा है जीडीपी एफसी, क्वेश्चन में गिवन है आपको जीडीपी एफसी से बनाना क्या है, एनएनपी एमपी बनाना है। चलो ये क्वेश्चन हमने ले लिया, तो जीडीपी क्वेश्चन में गिवन है, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा तभी हम इसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ये हमें दे रखा है 100, ये हमारा 100 करोड़ ट्रैक जितना भी हो सकता है, हमने 100 की एक यूनिट ले ली है, क्लियर। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 15। इसके अलावा हम ले लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, क्लियर है, सबको दिख रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने कितना ले लिया, 10। उसके बाद हमने लिख लिया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, वो ले लिया हमने 5। और उसके बाद सब्सिडीज क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने ले ली कितनी, 5। हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे जीडीपी एफसी से एनएनपी एमपी तक जाना है। मैं यहीं पे आपको सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि अगर नए पेज पे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमें टर्न करके बार बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, जीडीपी एफसी के ऊपर दे रखा है तो एफसी लिख दो, कितना, 100। हमें एक एक स्टेप को लेना है, जैसे कि हमें यहाँ पे जी को पहले किस में कन्वर्ट करना है, एन में, तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ता है, वही हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे लेस कर दो डेप्रिसिएशन, कितने का, 15 का, क्या बच गया, 85। अब क्वेश्चन में क्या बन गया, जी किस में कन्वर्ट हो गया, जी एन में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या आ गया, जी डी पी एफ सी बन गया। अब तक यहां तक हम पहुंच गए, कितना है वो, 85, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले जीडीपी था, अब हमने जी को एन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक स्टेप हमने कर दिया डेप्रिसिएशन का, तो एनडीपी एफसी हो गया। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में हमें ये डी को भी बदलना है, किसके अंदर, एन के अंदर, नेशनल के अंदर। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 दे रखा है, इसको क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड है तो प्लस ही करेंगे। तो इसी वाले के फॉर्मूले के आगे हम प्लस कर देते हैं, तो वे कितना बन जाएगा हमारे पास, 95, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है हमने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे मैंने 20 लिखना है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 20 लिखा था, तो मैं यहाँ पे 20 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8, 5 और 10, ये 0 है, 105 हमारा क्या निकल आया, ये निकल गया हमारे पास अब एन एन पी, बट अभी भी एफ सी लिखा हुआ है। ये एन तो पहले था, डी को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मैंने 20 ऐड कर दिया, तो ये भी एन में बदल गया, क्लियर। अब ये 105 हमारा एन एन पी एफ सी निकल आया, ये सेकंड स्टेप तक हम पहुंच गए। अब रहा एफ सी को किस में कन्वर्ट करना है, थर्ड वाली यूनिट हमारी बनती है, एमपी में कन्वर्ट करना बाकी है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा देती है। अगर टैक्स है तो टैक्स को एडिशन कर दो, टैक्स कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स 5, तो इसको एडिशन कर दो। सब्सिडीज कितनी है, सब्सिडीज हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेनी है, यहाँ पे 5 दे रखी है तो 5 माइनस कर दो, अगर सब्सिडीज कम है ज्यादा है उस हिसाब से कर लो, सब्सिडीज को लेस कर दो और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, वही सेम कंसेप्ट, क्या आ गया हमारा रिजल्ट। अब हमने एफसी को किस में बदल दिया, एमपी के अंदर, तो
तो ये अब हमारा क्वेश्चन बन गया एमपी, और यही हमें सॉल्व करना था कि जब आप फॉर्मूलेस के साथ जाते हो तो ये सारे फॉर्मूलेस अप्लाई करके आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जीडीपी एफसी को एनएनपी एमपी बनाओ, जीडीपी एफसी को एनडीपी एनपी बनाओ, ठीक है, एमपी बनाओ या फिर एफसी बनाओ, कुछ भी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि किसी भी एक कंसेप्ट को दूसरे में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके लिए सारे फॉर्मूले इजी हो जाएंगे सॉल्व करने। नेट का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नेट दिया हुआ है, खाली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या खाली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो उस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम इसको फिर से कल एक बार इसको रिवाइज कर लेना नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले, ताकि इसके बेस के ऊपर हम एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर हम नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।